हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया, आपकी तैयारी ऑन पॉइंट। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कराने वाला हूं इस तरह के क्वेश्चन जो पिक्चर बेस्ड केस स्टडीज होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नए फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आए हैं और डेफिनेटली आपके प्री बोर्ड में भी आए होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी आने वाले हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको केस स्टडीज कराऊंगा, आई एम नॉट क्लेमिंग कि वही आपके एग्जाम में आएंगी, पर डेफिनेटली अगर आपने इस तरीके से समझ लिया कि कैसे इन केस स्टडीज को अटेम्प्ट करना है और आपने अपने कॉन्सेप्ट्स पे अच्छे से काम कर रखा होगा, तो आई एम 100% श्योर कि आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे और फुल टू फुल मार्क्स भी वहां पे अचीव कर लोगे। अब फटाफट से मैं आपको इस वाले केस स्टडी के थ्रू समझाता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को आफ्टर ऑल अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, पहली बात, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, स्टडी द पिक्चर बिलो एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट शोन। कह रहा नीचे जो स्टडी दे रखी है, इस पिक्चर दे रखी है, इसको अच्छे से एनालाइज करो और उससे क्या करो, आप एक्सप्लेन करो उस कॉन्सेप्ट को जो यहां पे ये दर्शाना चाहता है। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? पूरे 3 मार्क्स का है। तो देखो, सबसे पहले हमें यहां पे ये देखना है कि क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में ध्यान से आपको बातें देखनी है और रिलेट करना है उन कॉन्सेप्ट से जो आपने अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है, वी मस्ट एस्केप द वेलफेयर ट्रैप। अच्छा ठीक है, वेलफेयर ट्रैप को देख के तो ज्यादा बातें समझ नहीं आ रही। इस तरीके से दिखा रखा है कि प्रोटेस्ट सिटी है जहां पे प्रोटेस्ट करते हैं लोग। फिर यहां पे एक बात लिखी हुई है, गेट अस आउट ऑफ द एफ्लुएंस ट्रैप। जैसे ही एफ्लुएंस वर्ड आपने देखा बेटा, तो आपका दिमाग ठनक जाना चाहिए। एफ्लुएंस वर्ड आपने कहां नोटिस किया है, ये चीज आपको याद आनी चाहिए। एफ्लुएंस में आपको बता देता हूं कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट वाला चैप्टर है इंडियन इको का, एनवायरमेंट वाला चैप्टर है इंडियन इको का, उसके अंदर आपने एफ्लुएंस वर्ड देखा होगा। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के जो रीजन है, उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या निकल के आता है? एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी दिखाना। जो अमीर लोग होते हैं, देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो गरीब लोग होते हैं बेटा, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड पैसे होते हैं, तो वो लिमिटेड चीजें भी खरीद पाते हैं। शायद उनके पास एक ही गाड़ी होगी, एक ही बाइक होगी, एक ही साइकिल होगी, कपड़े भी वो 2 जोड़ी ही पहनते होंगे। ऑन द अदर हैंड, जो अमीर लोग होते हैं बेटा, उनके पास पैसे बहुत सारे हैं और एक घर में मेंबर 3 होंगे पर गाड़ियां कम से कम 6 होंगी, है ना। मुकेश अंबानी जी के घर में देख लो, मेंबर कितने कम से हैं बट गाड़ियां उनके पास 150 से ऊपर है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या हो जाता है कि ठीक है, पैसे उनके हैं तो वही खरीदेंगे, बट भाई एनवायरमेंट भी तो कोई चीज होती है। अपनी अमीरी दिखाने के चक्कर में वो लोग क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरमेंट पे बहुत गंदा इंपैक्ट आ रहा है इस चीज का। क्योंकि उस गाड़ी को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं भाई, वो एक टाइम पे कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे। तो यहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इस एफ्लुएंस कल्चर को टारगेट किया जा रहा है, यानी कि कैसे हम इस एफ्लुएंस ट्रैप से बाहर निकले। ये जो ट्रैप में फंस गए हैं ना कि भाई मेरे पास गाड़ी ये वाली है और मैं ये वाली गाड़ी लूंगा, आज मेरे पास इग्निस है कल मैं होंडा सिटी लूंगा, आज होंडा सिटी है कल मैं एंडेवर लूंगा, फिर लैम्बोर्गिनी लूंगा। अबे भाई क्या है ये जो एंड्रयू टेट वाली जिंदगी है ना बेटा, ये इंडिविजुअली तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर पूरी एनवायरमेंट को अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा बुरी चीज है एनवायरमेंट के लिए। अब इस आंसर को पेपर में आप लिखोगे कैसे? तो देखो, यहां पे मैंने आंसर भी यहां पे ले रखा है। देखो, एफ्लुएंस का पहले आप मतलब बता दोगे कि एफ्लुएंस, आपको सिर्फ एक वर्ड पिक करना है जिससे आप पूरी पिक्चर की स्टोरी लिख दोगे। तो एफ्लुएंस का मतलब होता है इकोनॉमिक वेलबींग, कि आप इकोनॉमिकली कितने अच्छे हो। ट्रैप का मतलब क्या होता है? एफ्लुएंस ट्रैप वाज द कंप्लीट वर्ड। ट्रैप का मतलब होता है जाल, समथिंग इन विच वी गेट कॉट, हम पकड़े जाते हैं और उससे हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपने जहां पे इन चीजों का मतलब बताया, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे 3 में से। फिर एफ्लुएंस ट्रैप मींस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ट्रैप। विद एफ्लुएंस मोर नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड अप। भाई आप ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा कपड़े खरीदोगे तो भाई ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करोगे, जिससे क्या हो जाएगा? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। जो रिच कंट्रीज होती हैं, रिच कंट्रीज जैसे हो गई आपकी भाई यूएस हो गया, जर्मनी हो गया, आपका यूरोपियन जितनी कंट्रीज हैं, वहां पे लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। और जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वहां पे उनके हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन की वजह से विद हाई लेवल ऑफ इनकम इज यूज्ड अप नेचुरल रिसोर्सेज। भाई बंदों के पास कलेक्शन होता है, जो हैंडबैग्स होते हैं, लेदर बैग्स होते हैं, उनके मैसिव कलेक्शन होते हैं। स्नेल के बैग हो गए, प्राडा के हो गए, गुच्ची, लुई विटों, इन सारे ब्रांड्स के होते हैं। अरे भाई ठीक है, बिजनेस एक तरफ है पर दूसरी तरफ तुम एनवायरमेंट की मां बहन कर रहे हो, वो तो देखना पड़ेगा ना। तो इस चीज को रोकना पड़ेगा क्योंकि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है। जहां आपने ये बातें लिख के आ गए पेपर के अंदर, आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। और सही बताऊं, ये वाले क्वेश्चंस अगर आप लोग सही तरीके से मुद्दे तक पहुंच भी जाओ और बहुत अच्छे से आंसर लिख भी नहीं पाओगे ना, तो भी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि इस बच्चे ने डीपली पढ़ाई करी है, क्योंकि इतनी बड़ी बुक में उसने उस पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढ लिया है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है।
अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन बन के आता है वो देखो यहां पे है, स्टडी द पिक्चर बिलो एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। अब देखो पिक्चर में कुछ इनोवेटिव है ही नहीं। यहां पे आपको एक नीति आयोग करके चीज दे रखी है और नीचे लिखा हुआ है ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज, और एक बल्ब बना रखा है। ये इस चीज का सिंबल है कि भाई कुछ नई चीज इनोवेट हो रही है। पीछे यहाँ पे एक बंदा कंप्यूटर यूज करता हुआ दिख रहा है कि एक नई चीज इनोवेट हो रही है, यानी कि इनोवेशन पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है। और नीति आयोग को देख के आपको इसके ऊपर कहानी लिखनी है। जैसे कवि होता है ना कि एक पिक्चर को देखता है और उसके ऊपर पूरा गीत लिख देता है, तो आपको यहाँ पे इस पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, 4 नंबर का है। तो भाई आंसर की लेंथ इतनी तो होनी चाहिए कि 4 नंबर को जस्टिफाई कर पाए। नीति का आयोग जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूं। नीति आयोग भाई अभी हमारा पहले जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था उसको कन्वर्ट कर दिया गया है नीति आयोग के अंदर। यानी कि प्लानिंग कमीशन जो 1951 से लेके 1950 में जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था और पहला 5 ईयर प्लान 1951 में आया था, वो 65 सालों तक 65 ईयर्स तक ये चीज चली थी। और उसके बाद उसे हमने क्लोज कर दिया और 1 जनवरी 2015 को उसे हमने रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग से। आइए जरा इसके बारे में बाकी चीजें डिटेल में देखो यहां पे लिखी हुई हैं, एक बार फटाफट से देख लो कि नीति आयोग की पहले फुल फॉर्म लिख दो। तो नीति की फुल फॉर्म क्या है? नाम हिंदी वर्ड लग रहा है बट इसका पूरा मीनिंग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये पेपर के लिए भाई एब्रिविएशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि यहां पे डिजिटल ज्यादा बातें कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है इसने 65 ईयर्स पुराना ओल्ड प्लानिंग कमीशन जो था, प्लानिंग कमीशन जो 1950 में सेटअप हुआ था बेटा, उसको इसने रिप्लेस कर दिया है जनवरी 1 2015 को। नीति आयोग का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि चेयरमैन आप इसे कह सकते हो। और इसका एक वाइस चेयरमैन भी होता है और एक सीईओ भी होता है। पहले जो हमारा प्लानिंग कमीशन भी हुआ करता था उसका भी जो चेयरमैन थे वो कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। बस आपने इतनी बात लिखी, उसके बाद आप बताओगे कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का जो काम है वो सेम टू सेम नहीं है, ठीक है ना, डिफरेंट है वो आपस में। जो प्लानिंग कमीशन काम करता था वो क्या करता था? वो प्रिपेयर करता था और इंप्लीमेंट करता था जो 5 ईयर प्लान्स होते थे, पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उनको, कि कैसे हम लोग अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे अलग अलग स्टेट्स अलग अलग यूजेस के लिए, है ना। बट नीति आयोग के केस में ये चीज बिल्कुल नहीं है। इनमें से कोई भी काम नहीं करती है जो प्लानिंग कमीशन करता था। नीति आयोग क्या काम करती है आइए जरा देखते हैं। यहां पे ये 3 फंक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एज अ सेपरेट क्वेश्चन आल्सो, कि व्हाट आर द 3 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय नीति आयोग। तो देखो ये हेल्प करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी को, इन पॉलिसी मेकिंग, कि वो अपनी जो नेशनल पॉलिसीज बनाएंगे उसमें मदद करती है। इट सर्व्स एज गवर्नमेंट थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब होता है जो गवर्नमेंट को जो भी इंटेलेक्चुअल चीजें करनी होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे नीति आयोग करता है। और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इकोनॉमिक फेडरलिज्म इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमिकली कैसे फेडरलिज्म को अचीव किया जाए इकोनॉमी के अंदर, ये भी काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। तो आप प्लीज ये वाले टर्म को अच्छे से समझ लेना और आपको समझ आ गया होगा कि हर बार पिक्चर में जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग करनी हो, सीधे यहां पे नीति आयोग दे रखा है तो आपको समझ जाना है कि नीति आयोग के बारे में जितना हो सके दबादब लिखने चले जाना, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ एजुकेशन टू फार्मर, ठीक है। एजुकेशन ऑफ फार्मर पहले इसने क्वेश्चन में हिंट दे दिया है, एंड इट्स इंपैक्ट ऑन देयर प्रोडक्टिविटी, कि फार्मर की एजुकेशन का क्या इंपैक्ट होता है उसकी प्रोडक्टिविटी पे। तो पिक्चर नहीं भी देखूंगा ना मैं तो भी आंसर लिख दूंगा, बट स्टिल एक बार पिक्चर देख लेते हैं। एक फार्मर है, ये देखो, ये थोड़ा गरीब फार्मर है, ये सोच रहा है कि यार इस बंदे की भी इक्वल साइज ऑफ लैंड है जितनी मेरी है, फिर भी ये मेरे से ज्यादा पैदावार कैसे कर देता है, ये मेरे से ज्यादा फसल कैसे उगा लेता है। और यहाँ पे देखो इस बंदे को थोड़ा स्मार्टली काम करते हुए दिखाया जा रहा है, ट्रैक्टर भी है इसके पीछे, यानी कि दिखा रहे हैं कि ये बंदा एजुकेटेड है और ये बंदा इतना एजुकेटेड नहीं है। इस पिक्चर को देखते ही अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसने यहाँ पे इतनी हिंट दे दिया हमें कि हमें पिक्चर देखने की भी जरूरत नहीं थी, पिक्चर एक हमारे लिए एडवांटेज था। तो अब आप इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू फार्मर इस चीज के ऊपर बातें लिखना चालू कर दोगे। अब एजुकेशन टू फार्मर जो है, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ रखा होगा ना बेटा, मैं तो भी कह रहा हूं आपसे कि आपको ये चीज आनी ही चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन यहां पर निकल के आ जाती है कि अगर लेबर स्किल, भाई काम करने का तरीका जो एक एजुकेटेड पर्सन का होगा वो कहीं ज्यादा अच्छा होगा एक अनएजुकेटेड पर्सन से। एंड इसलिए द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब होता है एजुकेटेड, यहां पे पहला बात हुआ है तो ये फॉर्मर हो गया। जो पहले डिस्कस हो रखा है वो फॉर्मर है और अनएजुकेटेड बाद में लिखा है तो इसको हम लेटर कहते हैं, ठीक है ना। is able to generate more income than the latter and his or her contribution to economic growth is more। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है
उसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देश के लिए ज्यादा होगा, अनपढ़ का कम होगा। भाई इसलिए माँ बाप और हर कोई फोकस करता है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि बिजनेस वगैरह कर लोगे, पैसा कमा लोगे, बट अगर पढ़े लिखे होंगे तो भाई और बेहतर तरीके से उस काम को कर पाओगे। So education is sought not only in as it confers higher earning capacity on people, but also for its other highly value benefits. It gives one a better social standing and pride and what not. मैं आपको बता देता हूं ये किस चैप्टर में से है। ह्यूमन कैपिटल, एक सेकेंड। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो आपका चैप्टर है, उसमें जो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। उसके अंदर बेटा लिखा हुआ है कि व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। उसमें आपको 6-7 पॉइंट दे रखे हैं, उन 6 पॉइंट्स को आपको यहां पे लिख के आ जाना है, बात यहां पे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी आप पढ़ना चाहो तो पूरा का पूरा इसे रीड कर सकते हो और आप इसे परफॉर्म कर सकते हो। अब जरा देखना ये वाला क्वेश्चन जो है, ये तो मैं कह रहा हूं अगर किसी बच्चे ने टॉपिक पढ़ा होगा तो उसे ये चीज आ ही जाएगी। देख, स्टेट द इंप्लीकेशन ऑफ द पॉलिसी शोन इन द पिक्चर, कि जो पॉलिसी यहां पे इस पिक्चर में दिखाई जा रही है इसकी क्या इंप्लीकेशन थी, यानी कि क्या आउटकम्स थे, क्या समझ आ रहा है देख के पिक्चर को। अगर मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पॉज करके सोचो। अब देखो यहां पे कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है, यानी कि यहां पे चाइना की बात हो रही है, ठीक है ना। यहां पे ये एक बाप दे रखा है, ये एक माँ दे रखी है और बीच में सिर्फ इनका एक बच्चा दे रखा है। ये क्या चीज है बेटा, ये वन चाइल्ड पॉलिसी की बात हो रही है, वन चाइल्ड पॉलिसी। भाई चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में आप पहले डिस्कस करोगे कि वन चाइल्ड पॉलिसी कब लगी थी, और उसके बाद उस वन चाइल्ड पॉलिसी लगाने के बाद क्या हुआ था, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन चाइना पे क्या फर्क पड़ा था, वो सारी की सारी बातें आप पेपर में लिख के आ जाओगे, आपकी बात बन जाएगी, बात खत्म भाई। 3 नंबर आपके मुफ्त के यहां पे मिल जाएंगे आप लोगों को। बोलो इजी था या नहीं था। बट अगर आपको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना आया तो यही चीज आपको मुश्किल लगेगी, पेपर में बाहर आके बोलोगे कि भाई पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आया था, आउट ऑफ सिलेबस आया था, ठीक है ना। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसने हमें बोला है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेबर बताना है जो इस पिक्चर के अंदर दे रखी है, एंड एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्कर इन इंडिया। और इस तरह के वर्कर्स की जो हालत है, जो भी आप एनालाइज करोगे इस पिक्चर को देख के, आपने एक बार बता दिया कि ये इस टाइप का वर्कर है, फिर हमें बताना है कि इस तरह के वर्कर की स्टेट क्या है, इस टाइम पे इंडिया के अंदर कंडीशन क्या है, वो बताना है। तो देखो यहाँ पे जो वर्कर दिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़े दबे कुचले गरीब लोग, ये ईंट की भट्टी है जहाँ ईंट वीट बनती है, और देखने में लग रहा है कि इनको रेगुलर सैलरी पे तो बिल्कुल नहीं रखा गया है। ये लोग कौन से वाले वर्कर हैं, जो डेली वेज वर्कर टाइप के होते हैं, जिन्हें हम लोग प्यार से कैजुअल वर्कर भी बोलते हैं। यानी कि ये डेफिनेटली कैजुअल वर्कर्स हैं जो किसी पेरोल पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो देखो कैजुअल वेज वर्कर इज द आंसर। अब हम पहले क्या बताना है कि कैजुअल वेज वर्कर होते कौन से हैं। तो वो वर्कर्स हु डू नॉट अर्न रेगुलर वेजेस, महीने की सैलरी नहीं मिलती, एंड डू नॉट हैव रेगुलर एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर। कैजुअल वर्कर इंडिया में कितने हैं बेटा, 25% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। इंडिया में जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 25% तो सिर्फ कैजुअल वर्कर है। और ये सबसे ज्यादा कहां पे करते हैं भाई, किसी दूसरे के फार्म पे काम करते हैं, मतलब छोटे मोटे काम जो होते हैं जिसमें स्किल की जरूरत नहीं होती है, मेनली अनस्किल्ड जो लेबर होते हैं वो लोग कैजुअल वेज वर्कर्स होते हैं। अब यार ये वाली पिक्चर देखो, ये वाली पिक्चर देख के तो भाई आप तो भाई जेनजीज लोग हो यार, आपको तो पता ही होगी ये वाली चीज। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो। भाई यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स इसने हमसे पूछे हैं, और यहाँ पे क्या दे रखी है, 1000 रुपए और एक 500 रुपए की फोटो दे रखी है, और इसको यहाँ पे काटते हुए दिखा दिया, और यहाँ हमारे प्यारे मोदी जी को दिखा दिया है। तो भाई ये क्या चीज है, ये कुछ नहीं है, ये डीमोनेटाइजेशन है, डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन जैसे ही आपने मार्क किया तो बेटा डीमोनेटाइजेशन के बारे में जो जो आपको पता है कि कब लगा था, तो जी 8 नवंबर 2016 को लगा था, जहां पे मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोल दिया था कि आज से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं है। एंड लास्ट फोटो इस पर्टिकुलर वीडियो की वो ये है क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद फोटो देखना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन इमेज, नीचे दी हुई एक इमेज है, ठीक है। गिव रीजन व्हाई इंडिया बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग। इंडिया आउटसोर्सिंग के लिए फेवरेबल डेस्टिनेशन कैसे बन गया। ऑल्सो स्टेट सम सर्विसेज आउटसोर्स टू इंडिया, और कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज जो इंडिया में आउटसोर्स होती हैं। तो पहली बात ये देखो, इस पिक्चर को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूं, ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 जो एलपीजी वाला है हमारा, उस चैप्टर के अंदर आउटसोर्सिंग एक कॉन्सेप्ट है। आउटसोर्सिंग क्या है बेटा, जब एक कंपनी अपने कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करती है, जो उसका खुद का काम है, मेन काम उसको करती है, और बाकी जो छोटे मोटे काम है जो उसका कोर एरिया नहीं है वो दूसरी कंपनीज को दे देती है, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। और इंडिया आउटसोर्सिंग की फेवरेबल डेस्टिनेशन बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा सर्विसेज, चीप लेबर, स्किल्ड लेबर मिल जाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट करती है, इंडिया का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता जा रहा है।
तो यहां पे ये दिखा रहे हैं कि ये देखो इंटरनेट से कनेक्टिविटी इंडिया की बहुत अच्छी है, तो भाई तभी जो आईटी से रिलेटेड जितने आउटसोर्स प्रोजेक्ट हैं वो इंडिया के पास आ पाते हैं। यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर से पढ़ाई करते हैं, मतलब स्किल्ड लेबर हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स अच्छे हैं। इस वजह से इंडिया के अंदर क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आउटसोर्सिंग के लिए बहुत अच्छी है। ये बात आप लिख दोगे पेपर के अंदर, आपको पूरे के पूरे 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही रहेगा, और भी जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस हो सकती हैं, अभी बिग लेंथ वीडियोस होंगी, वो भी मैं आप लोगों को सारी की सारी करा दूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक बाय एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।